हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट यानी जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। जी हाँ, आप जानते हैं पर डे आपको शाम के 6 बजे के आसपास हमारे चैनल पर पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिलता है, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी अभी तक परीक्षाएँ पूछी गई कराई गई हैं, उनके जो भी GS वाला क्वेश्चन है उनको मिला करके एक मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है, जो कि आपके JIC अल्टीग्रेड और JIC लेक्चरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं JIC अल्टीग्रेड और JIC लेक्चरर में जो है जो GS का पोर्शन है वो बहुत लेंदी है, तो उसको कवर कर पाना बड़ा मुश्किल है, जो कि उसका उतना रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मार्ट तरीके से आप इसको जो है तैयार कर सकते हैं, जिसमें मैंने सभी उन सब्जेक्ट को शामिल किया है जो आपके JIC अल्टीग्रेड और लेक्चरर की परीक्षा में आएंगे। इसका जो मैंने पैटर्न तैयार किया है वो JIC अल्टीग्रेड के आधार पर है। अगर आप चाहते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ वो सारा कुछ मटेरियल डिस्क्रिप्टिव तरीके से, तो आप हमें जो है हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें मैं पूरा अपना जो भी मैं पढ़ाता हूँ डिस्क्रिप्टिव मटेरियल और जो है आंसर की सब कुछ आपको मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको गाइडेंस भी मिलता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मैं वहाँ पर आपको PDF भेजता हूँ वो कितनी मतलब अच्छे तरीके से बनाई गई हैं, जिसको आप अपना जो है प्रैक्टिस करने के बाद रिवीजन करेंगे तो आपका सारा मैटर जो है तैयार रहेगा। यानी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका समय बचेगा और अपने समय का इस्तेमाल आप अपने विषय की प्रिपरेशन में ज़्यादा लगा पाएंगे, जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, कहाँ के स्तूप के उत्खनन में शारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, 4 ऑप्शन है। पहला है राजगिरी, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है सांची, चौथा है सारनाथ। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वह है सांची। जी हाँ, सांची की पहाड़ी से प्राप्त 3 स्तूप प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहले स्तूप में क्या है कि जो है वहाँ पर पहले स्तूप या महास्तूप में भगवान बुद्ध के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। ठीक है, और दूसरे वाले में अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के धातु अवशेष सुरक्षित हैं, और तीसरे वाले में उनके 2 प्रमुख शिष्य जो थे सारिपुत्र तथा महामोदगलायन के धातु अवशेष सुरक्षित हैं। सांची स्तूप का स्थल का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। और बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ मिला है? भरहुत स्तूप से। कहाँ पर? भरहुत स्तूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पर देख सकते हैं आप पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला वो है चंद्रगुप्त ने प्रथम ने, दूसरा है घटोत्कच ने, तीसरा है समुद्रगुप्त ने, चौथा है श्रीगुप्त ने। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त, मौर्य वाले नहीं, चंद्रगुप्त गुप्त वंश वाले की बात हो रही है यहाँ पर। वो उन्होंने क्या किया था? मुद्राओं का प्रचलन किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया। इतिहास में एक नए संवत, ठीक है, गुप्त संवत 319 ईस्वी चलाने का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? मतलब कैसे, किस आधार पर जो है वो क्या बोलते हैं, भू राजस्व वसूली किया करते थे? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपको, और ये भी जान लीजिए कहाँ पर बात हो रही है? दक्कन में। कहाँ पर? दक्कन में, हर जगह नहीं। पहला है ऑप्शन है कनकूट, दूसरा है हल की संख्या, तीसरा है जब्त, चौथा है गल्ला बख्शी। तो इसका जो सही आंसर है वह है हल की संख्या। यानी जो ये बादशाह अकबर के समय जो दक्कन, जो कि बरार वाला क्षेत्र है, में भू राजस्व की वसूली की जो आधार था वह हल की संख्या थी। ठीक है, इस पद्धति में गांव में हलों की संख्या के अनुसार उनसे भू राजस्व का वसूली किया जाता था, और इसको नस्क प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नस्क प्रणाली। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त राजस्थान में प्रति हल कर वसूल करने की प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, राजस्थान में भी प्रति हल वसूल करने का प्रथा मिलता है। ठीक है, और उसके बाद जो है जब्ती प्रणाली में भूमि की पैमाइश के आधार पर कर का निर्धारण, कहाँ? जब्त में। जब्ती में क्या करते थे? भूमि की पैमाइश के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता है। और यह प्रथा बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, अवध, मालवा एवं गुजरात में प्रचलित थी। ठीक है, पर इसका जो सही आंसर है वह क्या है? बी, यानी हल की संख्या। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है।
पहला है शिवाजी, साहू, संभाजी, ताराबाई। तो सही आंसर है संभाजी। क्या आंसर है? संभाजी। जी हाँ, तीसरा आंसर यहाँ पर सही है। संभाजी के समय लगातार षड्यंत्र होने लगे थे, जिसके कारण उनका संपूर्ण शासनकाल प्रभावित हो रहा था। फिर मराठा नायकों पर उनका अविश्वास होने के कारण इन्होंने ब्राह्मण कवि कलश पर इन्होंने भरोसा किया। ठीक है, फिर इन्होंने जो है प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार उनको दिया और इसी कारण से संभाजी ने अष्टप्रधान विघटन मतलब अष्टप्रधान का विघटन कर दिया था। ठीक है, अष्टप्रधान आप जानते हैं कि यह एक प्रकार का जो है समिति हुआ करती थी। ठीक है, जिसके माध्यम से जो राजा को सलाह दिया करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, वो कहाँ के प्रमुख थे? आपको इस चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसमें जो चार ऑप्शन है वो है जोधपुर, बीकानेर, अलवर और आउवा। ठीक है, तो ये जो इसका जो चौथा ऑप्शन है यही सही है। कहाँ के थे वो? आउवा के। कहाँ के? आउवा के। ठाकुर कौशल सिंह चंपावत का संबंध जोधपुर रियासत के आउवा ठिकाने से था। ठीक है, कभी अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में ना रहे और जोधपुर रहे तो आप जोधपुर को भी सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान देना है। और उसके बाद इन्होंने 1857 के विद्रोह में मारवाड़ क्षेत्र में संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया और इनका संपर्क किससे रहा? तात्या टोपे साहब से था। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? थोड़ा मिसस्पेल्ड है, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। अभिनव भारत समाज की स्थापना किया। यहाँ पर चार ऑप्शन हैं आपके लिए। पहला है भगत सिंह, दूसरा है विनायक दामोदर सावरकर और तीसरा है बारिंद्र कुमार घोष और चौथा है पुलिन बिहारी। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है दूसरा वही सही है। कौन? विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में यानी 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक एक संस्था का स्थापित किया था। यह बाद में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। किस नाम से? अभिनव भारत समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में समृद्ध थे। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान लीजिए, बरिंद्र कुमार घोष साहब ने भी एक जो है संस्था बनाया था 1906 ईस्वी में कलकत्ता में। इन्होंने युगांतर नामक संस्था को स्थापित किया था और भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? ठीक है, तो इसका जो चार ऑप्शन है, पहला अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, तो यहाँ पर टर्म आप इसको ना पढ़ें। ठीक है, किया है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन शुरू किया, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या है? वह है उपर्युक्त में से सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही। इन्होंने अछूतों की दशा को सुधार करने के लिए भी संघर्ष किया। ठीक है, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने 1930 ईस्वी में शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ठीक है, ध्यान से समझिएगा, प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। आप जानते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर चार ऑप्शन है, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आप देखें तो दो ऑप्शन अपने आप कट जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो यहाँ पर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप कट गए। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन होता है, अब दो बचते हैं, तो दो में से कौन सही है आपको बताना है। तो इसमें जो सही है वो क्या है? वो है मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। ठीक है, इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पांचवें ने किया था। ठीक है, प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया था और इस सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर साहब, तेज बहादुर सप्रू साहब और मोहम्मद शफी जिन्ना एवं मोहम्मद अली जो है शामिल रहे। ठीक
ठीक है, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, आयरलैंड और जापान। तो बहुत बार पूछा गया, इसका सही आंसर है आयरलैंड। जी हाँ, तो आप जानते हैं कि हमारा देश जो है एक बहुत बड़ा संविधान है और अलग अलग संविधानों से इसमें चीज़ें ली गई हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है और जो है अलग अलग चीज़ें, जैसे ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, इकहरी नागरिकता लिया गया है, विधि शासन लिया। देखो भाई, क्वेश्चन को जब आप पढ़िए, सॉल्व करिए, तो उससे संबंधित अन्य जो चीज़ें होती हैं उनको भी देखिए, तभी आपके पढ़ने का, आपके समझने का, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब निकलेगा। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हूबहू वही क्वेश्चन उठा के रखे जाएँ, ठीक है। तो इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान दें। अब आप देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है और स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, उपराष्ट्रपति वहीं से लिया गया है। और फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श भी यहीं से लिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनको आपको थोड़ा सा बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, लेकिन कूट के रूप में 3 चीज़ें दी गई हैं। देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं और न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। तो पहला आपको बताना है कि 1 मात्र सही है, और दूसरे में बताना है 1 और 2 सही है, 1 और 3, और तीसरे में 1 और 2, और चौथे में बताना है कि नहीं, ये जो भी हैं तीनों ऑप्शन सब सही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है यही है, कौन? उपरोक्त तीनों, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 यानी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को बाध्य नहीं कर सकती, ठीक है। ये देश के शासन में मूलभूत महत्व हैं, ठीक है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, मतलब कहाँ से? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या संसद के किसी सदन में? तो आपको बताना है, इसका जो सही आंसर है संसद के किसी सदन में, यानी संविधान में संशोधन की पहल जो है संसद के किसी सदन में की जा सकती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368(2) में है, ठीक है। इस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किसी भी एक सदन में आरंभ की जा सकती है। इसके लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित होना आवश्यक है, और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही संशोधन संविधान का भाग बन जाता है। अब तक बहुत सारे संशोधन इस तरीके से कराए जा चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है केवल किसमें? ध्यान दीजिएगा, जनहित याचिका के आधार पर, निर्वाचन याचिका के आधार पर, व्यक्तिगत याचिका के आधार पर और समूह हित याचिका के आधार पर। तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामले में हस्तक्षेप कब कर सकता है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है, इसका सही आंसर है क्या? बी। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी, निर्वाचन याचिका के आधार पर। भारत में न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामले में केवल निर्वाचन याचिका के आधार पर हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडलों के आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव एवं उपचुनाव का अधीक्षण करता है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी संदेह और विवाद उच्चतम न्यायालय देखता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 71, आर्टिकल 71 के तहत, ठीक है। अब संसद और राज्य विधायिकाओं के चुनाव संबंधी सभी संदेहों और विवादों के निपटारे पर जो है प्रारंभिक न्यायाधिकार संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का है। इसका वर्णन अनुच्छेद 329 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? भैया ध्यान से देखिएगा, नहीं है, ठीक है, अवस्थित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है गौरीकुंड, दूसरा है रामबाड़ा, तीसरा है गोविंद घाट, चौथा है गुप्त काशी।
तो 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सही है आपको बताना है। इसमें गोविंद घाट, जी हाँ, गोविंद घाट जो है अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। बाकी गौरीकुंड, रामबाड़ा या रामबाग रामघाट जिसे बोलते हैं, गुप्त काशी और गौरीकुंड, ये तीनों जो है कहाँ पर स्थित हैं, ये जो है आपका मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। ठीक है, तो इसमें निम्न बिंद तंत्र, दूसरा है धारवाड़ तंत्र, तीसरा है कुड़ापा तंत्र, चौथा है ऊपरी बिंद तंत्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है धारवाड़ तंत्र, जी हाँ। तो धारवाड़ तंत्र यानी बी ऑप्शन सही है। धारवाड़ तंत्र की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण ज़्यादातर आग्नेय निक्षेपों, शिस्ट और नाइस से हुआ है। ठीक है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। ये चट्टानें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में फैली हुई है। इस शैल समूह में सोना, मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली समस्त चट्टानों में यह आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका 4 ऑप्शन है, फिलहाल 2 कूट दिया गया है। मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, और अगला है मिकांग डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो इसमें आपको बताना है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2। तो इसका जो सही आंसर है वह है केवल 1, जी हाँ। आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस इसीलिए दिए जा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चंस करने की हो और इनको पढ़ने की हो। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत गलतियां होती हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, हम कन्फ्यूजन में गलत करके आ जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, केवल 1, यानी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे नदी मिकांग नदी है। ठीक है, सबसे नदी कौन सी है, मिकांग नदी है। मिकांग का उद्गम कहाँ है, तिब्बत के पठार से है। ठीक है, कहाँ से है, तिब्बत के पठार से। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का डेन्यूब एवं गंगा भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया दक्षिण जो है पूर्व एशिया का गंगा किसे कहा जाता है, तो कौन नदी है, मिकांग नदी। ठीक है, तो और यह जो है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड लाओस एवं कंबोडिया लाओस के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्मृत यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान दें। पहला ऑप्शन है यहाँ पर अपनत घाटी, दूसरा है अभिनत घाटी, तीसरा है पूर्वी घाटी और चौथा है रिफ्ट घाटी। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, यहाँ पर आपको बताना है, वह है डी आंसर, यानी रिफ्ट घाटी। ठीक है, रिफ्ट यानी भ्रंश घाटी। ठीक है, मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित एक रेगिस्तान है। क्या है, रेगिस्तान है, यानी दक्षिण अफ्रीका में ये जो मृत घाटी है दक्षिण कैलिफोर्निया में, यह एक प्रकार का क्या है, रेगिस्तान है। और यह रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। यह मोजावे रेगिस्तान में स्थित है। कहाँ, मोजावे रेगिस्तान। मोजावे रेगिस्तान कहाँ पर है, अमेरिका में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दें, उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क एवं गर्म स्थानों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देखें, यहाँ पर आप देखें, इसका जो सही आंसर है वह है घटती है, जी हाँ। लिंडमान के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। इसलिए एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा को प्रातः मतलब ऊर्जा की जो मात्रा होती है क्रमशः घटती जाती है। ठीक है, इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का चक्रण एवं पुनर्चक्रण संभव नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती हैं क्या। पहला ऑप्शन है स्थूल, दूसरा है कोशांक, तीसरा है तरंग लंबाई, चौथा है ऊर्जा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, ऊर्जा। जी हाँ, तरंग का अर्थ होता है लहर। ठीक है, तो जो चूँकि ये भौतिक विज्ञान में तरंग का अभिप्राय
और भी व्यापक हो जाता है। ठीक है, तरंगों के द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और तरंग संचरण की दशा के माध्यम के कण बिना स्थान परिवर्तन किए ऊर्जा का हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है उसमें 4 ऑप्शन है, वह बताना है। वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। वह वस्तु के आधार के बराबर होता है और सीधा होता है। इसमें कौन ऑप्शन सही है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। ठीक है, तो ये आपका सी आंसर सही है। ठीक है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। हम लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा है, किंतु मस्तिष्क हमें वस्तु का ज्ञान ठीक उसी प्रकार कराता है जैसा उसका वास्तविक स्वरूप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है। पहला ऑप्शन है एल्कोहल, दूसरा है ईथर, तीसरा है वाटर गैस, चौथा है प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, प्राकृतिक गैस। जी हाँ, प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है, इसलिए इसमें जो है मुख्यतः मीथेन होती है जो 0 से 20% तक और तथा जो है इसका अन्य उच्च हाइड्रोकार्बन गैसें होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस मुख्यतः जीवाश्म ईंधन है, इसलिए इसे जीवाश्म गैस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मछली, भाई जानते हैं सब लोग, स्टोन फिश, व्हेल शार्क, मार्लिन और हिल्सा। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है, व्हेल शार्क। जी हाँ, व्हेल शार्क जो है विश्व की सबसे बड़ी समुद्री मछली है। ठीक है, यह अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये काफ़ी लंबाई लगभग 18 मीटर के आसपास तक इसकी लंबाई होती है और इसका वज़न लगभग 43 से 45 टन तक होता है। ठीक है, तो यानी बहुत बड़ी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नॉक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है। नॉक नी सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका जो 4 ऑप्शन है, पहला है भारी धातु, दूसरा है फास्फेट, तीसरा है फ्लोराइड्स, चौथा है नाइट्रेट। तो 4 ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है वह है फ्लोराइड्स। ठीक है, क्या है, फ्लोराइड्स। नाक नी या जेनु बेलगम घुटनों से जुड़ी समस्या है। क्या है, घुटनों से जुड़ी समस्या है, इससे मरीज के घुटने आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, फ्लोराइड प्रदूषण नाक नी सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है, निम्न में से किस देश या एजेंसी को यह प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं है। ठीक है, पहला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ब्राज़ील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपको बताना है। यहाँ पर सही आंसर बी है, यानी ब्राज़ील। यानी ब्राज़ील को यह जो है प्रौद्योगिकी प्राप्त नहीं है। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकियों में कुछ ताप पर द्रवित ईंधनों का ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, भारत में GSLV रॉकेट ईंधन का विकास इसी तकनीक से किया गया है। ठीक है, कभी पूछा जा सकता है कि भारत में जो रॉकेट ईंधनों का विकास किस तकनीक से किया गया है, तो आप इसको क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी के आधार पर बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है यानी किससे। पहला ऑप्शन बिट्स, दूसरा ओम्स के द्वारा, तीसरा है एम्पियर के द्वारा, चौथा है वोल्ट्स के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वह है बिट्स के द्वारा। ठीक है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। बिट्स का अर्थ होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट 2 अंकों से बना है, 0 और 1। ठीक है, यह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। ठीक है, तो योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग और वित्त आयोग। तो इसके जो सही आंसर है वह है सी, यानी नीति आयोग। जी हाँ, तो आप जानते हैं कि नीति आयोग भारत सरकार की कई आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास आधारित कार्यक्रम संचालित करती है। इसकी निगरानी और क्रियान्वयन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्यों के लिए नोडल संस्था है। इन लक्ष्यों को पूरा करने की जो समय सीमा दी गई है वह क्या दी गई है, 2030। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। पहला है बैंक दर, दूसरा है
CRR, तीसरा है PLR, चौथा है SLR। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है यानी PLR। ठीक है, प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है, तो यह जो है PLR वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने कुछ विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देता है। ठीक है, यह दर प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक स्वयं तय करता है। RBI केवल बैंक दर CRR और SLR का निर्धारित करता है। PLR आधार ब्याज दर की तरह कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता मानते हुए उसे निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक माना है? तो यहाँ पर बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, आयकर रिटर्न भरने के लिए। तो इसके लिए जो सबसे सही आंसर है वह है आयकर रिटर्न भरने के लिए। जी हाँ, भारत के जो उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता किसके लिए अनिवार्य किया है? आयकर रिटर्न के लिए। उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की वैधता को स्वीकार किया है, इसे जो है आयकर रिटर्न भरने के लिए आवश्यक माना है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2017-18 से इनकम टैक्स की धारा 139 यानी 139 AA के तहत प्रावधान किया गया है। 1 जुलाई 2017 से टैक्स रिटर्न भरते समय आधार का उल्लेख अनिवार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूसा बोल्ट एक प्रजाति है। ठीक है, तो किसकी प्रजाति है ये आपको बताना है। ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा, पहला है गेहूं की, दूसरा है सरसों की, तीसरा है चना की, चौथा है मूंगफली की। तो इसमें जो सही आंसर है पूसा बोल्ट एक प्रजाति है किसकी? सरसों की। पूसा बोल्ट सरसों की एक प्रजाति है। ठीक है, कल ही हमने बताया हुआ था एक और जो है क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, 29वां स्थान, 20वां स्थान, 15वां स्थान, 10वां स्थान। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? 20वां स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान? 20वां स्थान। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या क्या है? 1,86,292। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है? रसिया, सावनी, ठुमरी और कालबेलिया। कालबेलिया। तो इसमें जो सही आंसर है वह है कालबेलिया। जी हाँ, कालबेलिया कहाँ का है भैया? राजस्थान का है। बाकी ये तीनों रसिया, सावनी, ठुमरी ये हमारे यूपी का है। यह सब जो कालबेलिया है इसको सपेरों द्वारा जो सपेरे होते थे, सपेरी जात के द्वारा नृत्य किया जाता था। इसमें सपेरे मतलब पुरुष गाते थे और महिलाएं नाचती थी। ठीक है, कालबेलिया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक, और इसी तरीके से यह समाप्त होता है आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं फिलहाल किसी और वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि अभी तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए उनको अगर आप चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, और उसके बाद आप अगर पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उसको ज्वाइन करके अपने समय को बचाकर अपनी तैयारी को बेहतर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ